हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज हम क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट इस चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ये वो प्रॉब्लम नंबर 4 है। मिस्टर संजय होल्ड्स अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। The accounts are prepared annually on 31st December. The net profits plus insured standing charges for the year ended 31st December 2019 amounted to rupees 50,000. A fire occurred on 30th April 2020. The period of indemnity is 6 months. The sales for the year ended 30th April 2020 were rupees 1,40,000, and for the year ended 31st December were rupees 1,25,000. The sales during the period of dislocation were rupees 20,000, and for the corresponding period, ये for है, and for the corresponding period in the preceding year were rupees 45,000. The expenses incurred to mitigate loss was rupees 2,000. The savings in insured standing charges due to fire amounted to rupees 500. The amount of policy was rupees 40,000. So here is the data of Mr. Sanjay, who holds a loss of profit policy. With the help of this information, we try to calculate the amount of claim under loss of profit policy. So यहाँ एक संजय ने जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली है उससे रिलेटेड ये डेटा है। जो अकाउंट्स है उसके एनुअली प्रिपेयर होते हैं 31 दिसंबर को। जो नेट प्रॉफिट है प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कलेक्टिवली अमाउंट दी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर वो है 50,000। फायर ऑकर्ड ऑन 30 अप्रैल 2020, आग लगी है 30 अप्रैल 2020 को, और पीरियड है इंडेमनिटी का 6 मंथ्स का। देन सेल्स है 30 अप्रैल 2020 के 1,40,000, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर वेयर रुपीज 1,25,000। और सेल्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, जो डिसलोकेशन का पीरियड है यानी कि इंडेमनिटी पीरियड, उसमें सेल्स की अमाउंट है 20,000, एंड फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि यही कालावधि यही ड्यूरेशन लेकिन प्रीसीडिंग ईयर का, उस ईयर में 45,000 की क्या है सेल्स की अमाउंट है। देन एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं टू मिटिगेट लॉस, यानी कि लॉस को कम करने के लिए यहाँ कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, दैट इज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, वो है 2,000। और सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, जो स्टैंडिंग चार्जेस है उसमें कुछ सेविंग्स हुए हैं, वो है रुपीज 500, और पॉलिसी की अमाउंट है 40,000। सो ये कुछ डेटा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डेट ऑफ फायर है वो डेट ऑफ फायर, फिर इंडेमनिटी पीरियड दैट इज डिसलोकेशन पीरियड, और उसका कंपैरिजन करके हम शॉर्ट सेल्स निकालेंगे। तो पहले ये क्लियर करते हैं डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर क्या है, 30 अप्रैल है। डेट ऑफ फायर क्या है, 30 अप्रैल, ठीक है। अब इंडेमनिटी पीरियड देखते हैं। इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड का मतलब हमने देखा है एक पीरियड है कि जिस पीरियड के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पॉलिसी देती है, यानी कि इंश्योरर को रिकवर होने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम जनरली इंडेमनिटी पीरियड में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरर को कवर होने के लिए देती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होता है 12 मंथ्स का ये पीरियड होता है। सो यहाँ इंडेमनिटी पीरियड कितना है, 6 मंथ्स का है। सो आग लगने के बाद 6 मंथ्स लगेंगे टू रिकवर होने के लिए। 30 अप्रैल 2020 टू 6 मंथ्स, अप्रैल 30 है तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सो 31 अक्टूबर।
2020 ये क्या होगा, डिसलोकेशन या फिर इंडेमनिटी पीरियड होगा। फिर से देखते हैं, 30 अप्रैल को आग लगी है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को ये 6 मंथ का जो पीरियड है वो क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पीरियड है इंडेमनिटी पीरियड, इससे रिलेटेड जो पिछले साल का पीरियड है करस्पॉन्डिंग पीरियड, उसमें सेल्स की अमाउंट कितनी थी वो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे। सो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना पड़ता है, शॉर्ट सेल को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सेल्स फ्रॉम, कहाँ से हमें सेल्स की अमाउंट देखनी है, पिछले साल का ये जो पीरियड है करस्पॉन्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड, उस पीरियड से रिलेटेड जो सेल्स की अमाउंट है वो हमें यहाँ क्या करनी है, देखनी है। तो देखो, सेल्स फ्रॉम 30 अप्रैल 2029 टू 31st दिसंबर, सॉरी 31st अक्टूबर 2029। तो देखो ये 5 नंबर में ये इंफॉर्मेशन, इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, डिसलोकेशन पीरियड में सेल्स की अमाउंट कितनी थी, 20,000। ये एक्चुअल सेल्स की अमाउंट है डिसलोकेशन पीरियड की, यानी कि इंडेमनिटी पीरियड की। एंड फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड, इससे रिलेटेड जो पीरियड है प्रीसीडिंग ईयर का, उसमें सेल्स की अमाउंट कितनी थी, 45,000। सो ए है लास्ट ईयर की सेल्स की अमाउंट, ये 45,000 ये क्या है, प्रीसीडिंग ईयर की सेल्स की अमाउंट है। ओके, एड इंक्रीज इफ एनी, इंक्रीज अगर हो सकता है तो लिखेंगे खाली, नहीं तो नहीं, इंक्रीज इफ एनी, इफ एनी। तो इस एग्जांपल में जो ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं, तो ये इंक्रीज नहीं हो सकते। तो इंक्रीज की अमाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ नील लेंगे। सो इंक्रीज नहीं, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स। तो अगर आग नहीं लगती तो सेल्स की अमाउंट कितनी रहती, 45,000, यही सेल्स की अमाउंट कंटिन्यू होती। लेकिन क्या हुआ है, आग तो लगी है, तो ये जो इंडेमनिटी पीरियड है या फिर जो 6 महीने का डिसलोकेशन पीरियड है, उसमें एक्चुअली सेल्स की अमाउंट क्या है वो देखेंगे। द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वेयर रुपीज 20,000। सो ए डिसलोकेशन पीरियड की क्या है, सेल्स की अमाउंट है, उससे इसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ये है वो सेल्स की अमाउंट और ये सेल्स है एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड के। तो यहाँ हम वो लिखेंगे, सेल्स फ्रॉम 30 अप्रैल 2020 एक्चुअल टू 31st अक्टूबर 2020। तो ये सेल्स की अमाउंट कितनी है, 45,000, ये है वो सेल्स की अमाउंट। अब देखो इसका कंपैरिजन, ये जो स्टैंडर्ड सेल्स है या फिर जो एक्सपेक्टेड सेल्स है उससे किया जाता है। जो एक्सेस स्टैंडर्ड सेल्स है, यानी कि पिछले ईयर की जो सेल्स की अमाउंट है, जो ज़्यादा पिछले ईयर की सेल्स की अमाउंट है, उसको जनरल क्या कहा जाता है, शॉर्ट सेल कहा जाता है। शॉर्ट सेल्स 25,000, शॉर्ट सेल्स कितनी होगी, 25,000। सो यहाँ ये सेल्स क्या किए जाते हैं, लेस लिखा जाता है, लेस ई। सो इसका मतलब क्या है, अगर आग नहीं लगती तो सेल्स का वॉल्यूम कितना रहता, 45,000 का। लेकिन आग लगने से खाली सेल्स की अमाउंट कितनी हुई है, 20,000। सो सेल्स का वॉल्यूम कम हो गया, कितने रुपीज से, 25,000 रुपीज से ये सेल्स का वॉल्यूम कम हो गया। सो ए शॉर्ट सेल। अब नेक्स्ट क्या किया जाता है, जो पिछले ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है, पिछले ईयर का जो नेट प्रॉफिट है, पिछले ईयर के जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, पिछले ईयर के जो नेट सेल्स है, ये डेटा सामने रखकर क्या किया जाता है, स्टेप नंबर 2 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। सो हम स्टेप नंबर 2 यहाँ फॉलो करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जाता है। तो
पिछले ईयर का हम क्या करेंगे, जो डेटा है वो पहले हम यहाँ देखेंगे। तो देखो पिछले ईयर का नेट प्रॉफिट, ये देखो 31 दिसंबर को ये ईयर क्या होता है, क्लोज होता है। फर्स्ट लाइन में कहा है द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली ऑन 31 दिसंबर। सो पिछले ईयर के अकाउंट्स कब क्लोज होंगे, 31 दिसंबर 2019 को। सो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दोनों मिला के जो अमाउंट है वो कितनी है, 50,000 की। सो ये 50,000 ये नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय पिछले ईयर्स का सेल्स वॉल्यूम। सेल्स की अमाउंट क्या है, ये देखो फोर्थ लाइन में, फोर्थ पॉइंट में, द सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2020 वेयर रुपीज 1,40,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर को जो सेल्स हुए हैं, हाँ, वो कितने हैं, 1,25,000। ये पिछले ईयर की क्या है, सेल्स की अमाउंट है। पिछले ईयर की ये क्या है, सेल्स की अमाउंट है। तो पिछले ईयर की सेल्स की अमाउंट कितनी, 1,25,000 इंटू 100। देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 100। सो रेशियो कितना आता है, 40% एक ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है, 40%। ठीक है, और एक बार देखेंगे, 50,000 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1,25,000, ये अमाउंट है सेल्स की, और 100 को मल्टीप्लाई करना है। तो ए है 40%, ए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो स्टेप नंबर 3 है उसको यहाँ फॉलो करना पड़ता है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या किया जाता है, ये जो शॉर्ट सेल्स है उसको मल्टीप्लाई करके इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेट से क्या किया जाता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट सेल्स इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो शॉर्ट सेल्स की अमाउंट है 25,000 और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 40%। 40%। तो क्लियर करेंगे, आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये 25,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40% है, सॉरी 40%। तो 10,000 ये क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। 10,000 ये क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब क्या किया जाता है, ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है इसको एडजस्ट किया जाता है। तो किससे ये एडजस्टमेंट, कैसी ये एडजस्टमेंट होती है, जो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वर्किंग है उसको यहाँ ऐड किया जाता है। जो ड्यू टू फायर कॉस्ट ऑफ वर्किंग में अगर इंक्रीज हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भी क्या करती है, इंश्योरेंस कवर में उसको पेमेंट देती है, यानी कि इंश्योरेंस कवर होता है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का। और जो स्टैंडिंग चार्जेस है इंश्योर्ड, उसमें अगर कुछ रिडक्शन होता है यानी कि सेविंग्स होता है तो उसको यहाँ से डिडक्ट करना पड़ता है। तो हमें जो टोटल है लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस ये दो आइटम को एडजस्ट करके जो टोटल आती है वो यहाँ क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। तो देखो यहाँ ये लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट 10,000। ओके, लॉस ऑफ प्रॉफिट 10,000, इसमें ऐड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ वर्किंग की अमाउंट कितनी है, ये देखो यहाँ नंबर 6 पे वो दी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मिटिगेट लॉस वाज ₹2,000। इसका मतलब क्या है कि ये जो लॉस है आग लगने के बाद उसको कवर करने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए या फिर उसको कवर यानी कि उसको कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुए हैं इससे रिलेटेड क्या है, ये मिटिगेट
वर्ड होता है। सो लॉस को कम करने के लिए जनरली ये क्या है, एक्सपेंसेस हुए हैं, ये क्या है, यहाँ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है और इंश्योरेंस कंपनी ये क्या करती है, इंश्योरेंस कवर में एक्सेप्ट करती है। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 2000, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 2000। तो इसको हम ऐड करेंगे, टोटल कितनी होगी 12,000। क्या करते हैं, ये आगे के पेज पर ही हम इसको ट्रांसफर करते हैं। देखो यहाँ क्लियर होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट और ये 12,000 12,000 ये हो गए। और यहाँ से एक अगर एक्सपेंडिचर बचता है, लेस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो चार्जेस है इंश्योर्ड सेविंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें अगर कुछ सेविंग्स हुए हैं तो ये इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है, एज अ क्लेम नहीं देती। तो यहाँ सेविंग्स है, द सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितनी की बचत हुई है, ड्यू टू फायर 500 रुपीज, तो ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। तो अब ग्रॉस क्लेम कितना होगा, इसको हम ग्रॉस क्लेम कहेंगे 11,500 ग्रॉस क्लेम, या फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कहते हैं इसको, ग्रॉस क्लेम। ये कितना हो गया 11,500। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इसको भी ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो ये टोटल क्लेम कितना होगा 11,500 का। अब अगर पॉलिसी अमाउंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज क्लॉज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सो एवरेज क्लॉज का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू ये जो ग्रॉस क्लेम है यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले दो पॉइंट्स हमें यहाँ क्या करने पड़ते हैं, क्लियर करने पड़ते हैं। वो पहला पॉइंट कौन सा है, पॉलिसी अमाउंट। तो यहाँ पॉलिसी अमाउंट कितनी है, वो है 40,000, ये है वो पॉलिसी अमाउंट 40,000, ये क्या है पॉलिसी अमाउंट। और एक अमाउंट यहाँ देखनी पड़ती है, वो अमाउंट कौन सी होती है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर दैट इज इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड। सो इस ट्रेडर ने कितने का इंश्योरेंस कवर यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर कहते हैं। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ हमें करना पड़ता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, 40% है, हमने परसेंटेज निकाला है। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस को कितना मिलता है 40%। लेकिन ये 40% अब हम कौन से सेल्स पर निकालेंगे, ये जो एनुअल टर्नओवर है। एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या, जिस डेट को आग लगी, यहाँ आग कौन से डेट को लगी है, देखो ये डेट ऑफ फायर है 30 अप्रैल 2020। सो जिस डेट को आग लगी उस डेट से जो रिलेटेड है कि उस डेट के प्रीवियस के यानी कि उस डेट को खत्म होने वाले जो 12 महीने हैं उस पीरियड के जो सेल्स है उसको क्या कहा जाता है, एनुअल टर्नओवर कहा जाता है। सिंपल स्टेटमेंट है, सेल्स फॉर 12 मंथ्स एंडिंग ऑन डेट ऑफ 5। सो आग लगने की तारीख को जो 12 महीने खत्म होते हैं उस 12 महीने की जो सेल्स की वैल्यू है उसको एनुअल टर्नओवर कहा जाता है। तो देखिए 30 अप्रैल को खत्म होने वाले 12 महीने, ये 4 नंबर में कहा है। देखो द सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, ईयर का मतलब 12 महीने, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2020, ये सेल्स की अमाउंट कितनी है 1,40,000। सो इसका 40%, ये क्या है एनुअल टर्नओवर है, इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं, तो इसके लिए ये 1,40,000 हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ये एनुअल टर्नओवर का 40% कितना होता है देखेंगे। ये देखो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40, देखो
56,000. सो इंश्योरेंस कवर कितना होता था 56,000, लेकिन एक्चुअल पॉलिसी इस बिजनेसमैन ने कितने की ली है 40,000 की. क्या है पॉलिसी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर से क्या है कम है, यानी कि इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड से क्या है पॉलिसी अमाउंट कम है. ये क्या है अंडर इंश्योरेंस है. तो ये एवरेज क्लॉज को हमें अप्लाई करना पड़ेगा. तो फॉर्मूला हमने लिखा है पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज ऊपर का ये जो ग्रॉस क्लेम है वो यहाँ लिखता हूं मैं ग्रॉस क्लेम. ठीक है, तो अब डेटा फिलअप करेंगे. पॉलिसी अमाउंट है 40,000 डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर है 56,000 और हमने क्लेम कितने का किया है 11,500. ये देखो 11,500 करेंगे. इसका अब हम कैलकुलेशन देखो 40,000 डिवाइडेड बाय 56,000. सो ये क्या है अंडर इंश्योरेंस का प्रोपोर्शनेट है. जनरली 71% क्या किया जाता है, यानी कि जितने का कवर लेना चाहिए उस अमाउंट का जो 71% है वो 71% का क्या किया जाता है इंश्योरेंस कवर लिया जाता है. तो इसी प्रोपोर्शन में क्या होगा जो क्लेम है वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी. तो मल्टीप्लाई 11,500. तो इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम एक्सेप्ट करेगी 8,214. 8,214 देखो 8,214.28 ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी एज अ क्लेम क्या करेगी एक्सेप्ट करेगी. सो इस तरह से इस एग्जांपल में हमने दो ये जो एडजस्टमेंट है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग और सेविंग्स इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, ये दो पॉइंट्स इस एग्जांपल में हमने क्या किए हैं डिस्कस किए हैं. थैंक यू.